क्या आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं? क्या आप फंड ट्रांसफर करने के लिए मोबाइल बैंकिंग करते हैं? अगर हाँ, तो कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? एनईएफटी या आरटीजीएस, आईएमपीएस या यूपीआई? हाय गाइस, दिस इज प्रदीप एंड यू वाचिंग टेक नॉलेज। गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें और सामने जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दें, जिससे कि आप हमारे आने वाले हर वीडियो की नई अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, आईएमपीएस, ये सब जानने के पहले हम एक नजर डालते हैं चेक सिस्टम पे। पहले क्या होता था, जब आप किसी को चेक के माध्यम से पेमेंट करते थे तो सामने वाला उस चेक को ले जाके बैंक में डिपॉजिट करता था और वापस घर चला आता था, और घर पे आने के बाद सिर्फ एक ही काम करता था, बार बार अपना अकाउंट खोल के ये चेक करता था कि फंड आया कि नहीं, फंड आया कि नहीं, फंड आया कि नहीं। और फंड आने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते थे, और उस दौरान अगर आपका चेक रिटर्न हो गया तो और भी मुश्किलें बढ़ जाती थी। अब ये चेक रिटर्न किसी एक कारण से नहीं होता था। कभी चेक पे साइन मिसमैच हो गया, कभी आपने डेट गलत लिख दिया, तो कभी आपने अमाउंट गलत लिख दिया, तो कभी नाम गलत लिख दिया, और भी बहुत सारे रीजन थे चेक रिटर्न होने के। ये तो हम सभी जानते हैं कि बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, और इंडिया में जितने भी बैंक हैं सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में ही रह के काम करते हैं और उसी के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस को फॉलो अप करते हैं। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक प्रणाली को देखा और समझा तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां पाई, जैसा कि हमने आपको पहले चेक के बारे में बताया कि क्या क्या गलतियां होती थी और कितना टाइम लगता था चेक से ट्रांजैक्शन करने में। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस त्रुटि को कम करने के लिए, इसको सुधार करने के लिए उसने एनईएफटी और आरटीजीएस जैसी सर्विसेज लॉन्च किया 2005 में। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इस सर्विस के माध्यम से कंज्यूमर हो चाहे बैंकर हो, किसी के भी अकाउंट में जब चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे उतना पैसा भेज सकता था। अब चलिए समझ लेते हैं थोड़ा एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में। एनईएफटी और आरटीजीएस बैंक की फंड ट्रांसफर की वो प्रणालियां हैं जिसके माध्यम से हम जितना चाहे उतना फंड किसी भी अकाउंट में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बस हमें जरूरत होती है सिर्फ बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए। ये सेवाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंडीशन में काम करती हैं। ऑफलाइन में आपको बैंक के पास जाना होता है, बेनिफिशियरी की सारी डिटेल देनी होती है और उसको अपनी स्वीकृति देनी होती है फंड ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन ऑनलाइन में आपको अपने अकाउंट को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करना होता है और उसमें बेनिफिशियरी ऐड करनी पड़ती है। इस बेनिफिशियरी में आपको अकाउंट होल्डर का नाम, यानी जिसको आपको फंड ट्रांसफर करना है उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका ब्रांच कोड, आईएफएस कोड, ये सारी चीजें फुलफिल करने के बाद आप उसमें फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन एनईएफटी के माध्यम से जो भी हम फंड ट्रांसफर करते हैं वो 2 से 4 घंटे के अंदर सामने वाले के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि एनईएफटी रियल टाइम बेस पे काम नहीं करता। ये सुबह 8 बजे से 7:30 बजे तक ही काम करता है, और 8 बजे से 7:30 बजे के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं एनईएफटी के, वे 23 सेटलमेंट का 30 मिनट के बैच में करके ट्रांसफर करता है। इसलिए जो भी एनईएफटी के माध्यम से फंड ट्रांसफर होता है वो 2 से 4 घंटे के बाद ही अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है। थोड़ा इससे फास्ट आपका आरटीजीएस काम करता है। आरटीजीएस जो है रियल टाइम बेस पे काम करता है। आरटीजीएस में जो भी आप पैसे ट्रांसफर करते हैं वो सामने वाले के अकाउंट में विद इन 30 मिनट के अंदर ही अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और आरटीजीएस का टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक है। एनईएफटी और आरटीजीएस ये सप्ताह के मंडे टू फ्राइडे ही काम करती हैं। बाकी संडे और सैटरडे और भी जैसे बैंक के हॉलीडे होते हैं उस दिन ये सर्विसेज काम नहीं करती। एनईएफटी में फंड ट्रांसफर करने की कोई लिमिट नहीं होती है, और आरटीजीएस में फंड ट्रांसफर करने की मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपीज होती है। यानी ये कि जब भी आप किसी को फंड ट्रांसफर करेंगे कम से कम 2 लाख रुपए के ही ट्रांसफर करेंगे, उससे नीचे की अमाउंट आरटीजीएस के माध्यम से नहीं हो सकती। ये तो रहा एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में। तीसरी सर्विस हम यूज करते हैं आईएमपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इस सर्विस को लॉन्च किया था एनपीसीआई ने 2010 में, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे भारत भर में जितने भी एटीएम हैं, जो भी उनसे ट्रांजैक्शन होते हैं उनको संचालित करती है। या फिर ये कहिए कि जितने भी डिजिटल पेमेंट होते हैं पूरे भारतवर्ष में एटीएम के माध्यम से, ई पेमेंट के माध्यम से, सबका संचालन यही करती है आईएमपीएस। ये सर्विस भी एनईएफटी और आरटीजीएस की तरह ही काम करती है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। हमने देखा कि एनईएफटी के माध्यम से जो पेमेंट हम करते हैं वो हमें मिलता है 2 से 4 घंटे बाद,
और आरटीजीएस के माध्यम से जो भी हम फंड ट्रांसफर करते हैं वो विदिन 30 मिनट के अंदर ही हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन आईएमपीएस वो सर्विस है जिसके माध्यम से हम फंड ट्रांसफर करते हैं, इमीडिएट हमारे अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाता है। आईएमपीएस 24/7 डेज वर्क करता है। इसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या फिर कोई भी वर्किंग हॉलीडे हो उससे इसका कोई मतलब नहीं होता। ये सर्विस इसलिए बनाई गई थी जब हम एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से जो भी फंड ट्रांसफर करते थे, पेमेंट हमें टाइम पे नहीं मिलता तो था, लेकिन जब हमें जरूरत होती थी फंड की तब हमें नहीं मिलता था पैसा। इसी सब चीजों को देखते हुए एनपीसीआई ने आईएमपीएस जैसी सर्विस को लॉन्च किया और सारे बैंकों के माध्यम से उसने एक लूप तैयार किया जिससे कि किसी के भी अकाउंट में जब चाहो 24/7 यानी सुबह करो तो सुबह, रात में करो तो रात में, जब चाहे तब पैसा सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो। चौथी सर्विस है यूपीआई। फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस सर्विस को भी लॉन्च करने वाला ऑर्गेनाइजेशन एनपीसीआई ही है। ये सर्विस क्यों लॉन्च की गई थी ये हम और आप तो सभी जानते हैं। इसको लॉन्च करने का मेन उद्देश्य था डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। यूपीआई एक प्रकार का ऐप होता है और इसमें जो वर्क होता है वो एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसे नहीं होता है, क्योंकि एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस में आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता था। इसमें जिस भी व्यक्ति को आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर इस ऐप के माध्यम से रजिस्टर्ड करके और उसका आईएफएस कोड रजिस्टर्ड करके उसके माध्यम से हम पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये जरूरी होता है कि जो नंबर हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं वो नंबर सामने वाले के अकाउंट में रजिस्टर्ड हो। मतलब कहने का ये है कि जिस व्यक्ति को हम पेमेंट करना चाहते हैं उसका वो मोबाइल नंबर उस व्यक्ति के अकाउंट में रजिस्टर्ड हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अच्छा नहीं लगे तो प्लीज इसे डिसलाइक करें।